डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ जो आपके जो दो लास्ट टॉपिक हैं थोड़ा बोरिंग है। और बोरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नए हैं और नए कॉन्सेप्ट हैं, और इनको आपको पहले ही समझना होगा अच्छे से। और जब आप इसको आगे यूज़ करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन अभी पढ़ना है तो थोड़ा बोरिंग लगेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। रीज़न क्या है कि ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या कह सकते हैं आपकी फिजिक्स के नींव हैं। और ये लास्ट टू टॉपिक्स है जो आपके फिजिक्स के नींव हैं। और इससे पहले जितने भी आपने लेक्चर्स पढ़े वो भी आपके फिजिक्स की नींव हैं। तो इसलिए जैसे आप जानते हैं, अच्छा घर अच्छी नींव पे टिकता है। तो अगर और जो नींव के पत्थर होते हैं वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, बट उनकी मजबूती पे ही आपके घर की रौनक डिपेंड करती है। तो इसीलिए आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराएंगे। अभी तक जो टॉपिक हैं फर्स्ट टू चैप्टर्स सबसे ज़्यादा बोरिंग चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। आपको इन चैप्टर्स को तब तक अच्छे से पढ़ना है जब तक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आगे के दो चैप्टर, मतलब ये इन दो चैप्टर्स के बाद सभी चैप्टर्स बहुत इजी हैं। और कहीं ना कहीं अराउंड 11th के टू चैप्टर्स जो आपको बताए थे और ये फर्स्ट टू चैप्टर, इन पे ही आपकी पूरी फिजिक्स थ्रू आउट लाइफ डिपेंड करती है। तो अगर आपको इस जीवन में अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको विदाउट फिजिक्स कहीं पे भी आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसमें ये था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्ट शो करती थी। या आप कह सकते हैं अभी तक जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी जिसको हम ई से डिस्क्राइब करते हैं, वो किसी चार्ज के वजह से किसी एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस के लगने वाले फोर्स की स्ट्रेंथ को शो करता था। लेकिन स्टूडेंट आपने देखा कि पॉइंट जो चीज़ें हैं वो हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, मतलब पॉइंट थिंग रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट और पड़ती है, फ्लक्स। तो स्टूडेंट बेसिकली फ्लक्स आपका है वो पॉइंट को ना लेके एक एरिया को या स्पेस में एक पैच को कंसिडर करता है। और आपको पता है पैच या एरिया नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बनता है। तो इसीलिए फ्लक्स जो क्वांटिटी है वो किसी चीज का इफेक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये जो हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं उसमें शो करती है। तो जब किसी भी क्वांटिटी को हम लोग या किसी भी चीज का इफेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर रीजन या एरिया में हम शो करते हैं या स्टडी करते हैं तो हमको फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आपने स्टूडेंट्स ऐसा ही फ्लक्स जैसा कॉन्सेप्ट एक फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। और स्टूडेंट आपको एक बार फिर रिमाइंड कराते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, प्लीज़ एक बार जाके पढ़ लीजिएगा 11th की बुक से। क्योंकि 11th के वो दो टॉपिक और ये दो चैप्टर 12th के, इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए, हम फ्लक्स की बात कर रहे थे। तो हमने बताया कि फ्लक्स जो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफाइन करी जो किसी चीज का इफेक्ट शो करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। या आप ये कह सकते हैं फ्लक्स डिस्क्राइब्स एनी इफेक्ट दैट अपीयर्स टू पास और ट्रेवल वेदर इट एक्चुअली मूव्स और नॉट, मतलब थ्रू अ सरफेस और सब्सटेंस। देखिए, जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि अगर किसी पर्टिकुलर, मतलब कि अगर आप देखें पर्टिकुलर पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है,
अगर आपको बकेट को जल्दी फिल करना है तो बकेट को आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो ओपन फेस है आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे। और अगर आप बकेट का ओपन फेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलावा किसी डायरेक्शन में रखते हैं तो आपको फ्लो नहीं मिल पाएगा और आपकी बकेट भरने में टाइम लगेगा। तो इसी तरीके स्टूडेंट यहाँ पर फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो डिफाइन करी गई है, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और यहाँ पे फ्लक्स का मतलब है कि आप देखिए कोई चीज़ जो पास हो रही है, ट्रेवल कर रही है किसी सरफेस और सब्सटेंस के एक्रॉस, या आप कह सकते हैं एक्रॉस मतलब पर्टिकुलर एरिया या रीजन से ट्रेवल कर रही है। और चाहे हो सकता है एक्चुअली ट्रेवल कर रही हो, जनरल ट्रेवल कर रही हो। तो अब देखिए इसी तरीके से हमने जैसे अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी थी, ऐसे अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे आपने देखा फ्लक्स एक इफेक्ट है किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में इन स्पेस। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, किसी चार्ज का इफेक्ट किसी पर्टिकुलर पैच में या एरिया में, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ कॉन्सेप्ट इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ पे इस लाइन से सिर्फ मीनिंग ये स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकली डिफाइंड है और जिसको हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। और फ्लक्स कॉन्सेप्ट कई फिजिक्स की ब्रांचेस में यूज हो सकता है, तो इसलिए उसको डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स से नेम गिवन है। तो अभी हम लोग आपको क्लास 12 लेवल में केवल अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बात करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था कि फॉर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, मतलब जिसमें एक्चुअली कोई चीज़ फ्लो हो रही होगी। आपने 9th में भी पढ़ा था बर्नौलीज थ्योरम में स्ट्रीम लाइन। तो आपको पता है स्ट्रीम लाइन क्या शो करता था, स्ट्रीम लाइन शो करता था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मतलब वेलोसिटी शो करता था और पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर के फ्लो को शो करता है या अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ एरिया। ठीक है, तो आप देखिए तो ट्रांसपोर्ट वेक्टर के अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हो रहा होगा अगर, तो फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। लेकिन हम लोग अब 11th के फ्लूइड मैकेनिक्स से ना आके अब हम लोग वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लास्ट टाइम बताया जो डिफाइंड है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो फ्लक्स वेक्टर कैलकुलस के फॉर्म में स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो आप हमेशा 12th लेवल पे लिखेंगे फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिफाइन कैसे आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ सरफेस। आपको ये लाइन याद रखनी है। देखिए फ्लक्स इज डिफाइंड, मतलब आप पहले लिखेंगे डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ सरफेस। तो यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा डिफाइंड एज अ सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है आपको मैथ्स में समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो हम आपको समझा देंगे। तो अब देखिए डिफाइन मतलब इंटीग्रल, आप सिंपल टर्म में समझे इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे इफेक्ट को जोड़ के एरिया में। तो सरफेस छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ा मतलब एक सरफेस बना, तो सरफेस इंटीग्रल।
मतलब टोटल सरफेस पे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट है मतलब कि वो आपका स्केलर वैल्यू आएगी। तो आप सिंपल यहाँ पे ये समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड इनटू सरफेस एरिया। अब देखिए, अब आपको पता है इन ट्रांसपोर्ट फ्लो, जैसे हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड डायनेमिक्स, वहाँ पे आप फ्लक्स पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ प्रॉपर्टी एनीथिंग, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपकी डिफाइन हो रही है, पर यूनिट एरिया विच इज द डायमेंशन, मतलब क्वांटिटी। मतलब कहने का यहाँ पे एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग, पर यूनिट एरिया आपका फ्लक्स डिफाइन होता है और उसकी डायमेंशंस होती हैं क्वांटिटी इंटू टाइम इंटू एरिया इनवर्स, टाइम इंटू एरिया इनवर्स। और फ्लक्स आप यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट मतलब कोई क्वांटिटी जो फ्लो हो रही है यूनिट एरिया से इन यूनिट टाइम, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है यूनिट एरिया से, तो टोटल क्वांटिटी आपका एरिया से मल्टीप्लाई करके आएगी। ये याद रखिए, मतलब अगर आपका फ्लक्स है, जैसे आप फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, तो टोटल फ्लक्स आपका एरिया से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब देखिए, एरिया इज ऑफ द सरफेस द प्रॉपर्टीज फ्लोइंग थ्रू और अक्रॉस, मतलब वो एरिया कंसिडर कर रहे हैं जिससे आपकी प्रॉपर्टी, जिसके बारे में आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाह रहे हैं वो किसी एरिया के अक्रॉस जानी चाहिए। फ्लूइड डायनेमिक्स में वो प्रॉपर्टी आपकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो सकती है, वॉल्यूम फ्लो, यहाँ पे मास फ्लो, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। और ये सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, ये आपने हीट ट्रांसफर में, मास ट्रांसफर और फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, फॉर एग्जांपल में अगर इसी से फ्लक्स डिफाइन करें एक सिंपल लेमन टर्म में, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर करेंट, मतलब फ्लो ऑफ वाटर है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर ईच सेकेंड, मतलब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के एरिया से जो फ्लो ऑफ वाटर मिलेगा आपको, वो आपका फ्लक्स डिफाइन होता है। और सुने, आप सभी को पता है अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे हमने बताया, अगर बकेट रखेंगे तो जल्दी फिल होगी, इसका मतलब ज़्यादा फ्लक्स है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। और अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलावा किसी डायरेक्शन में रखते हैं तो आपकी बकेट देर में फिल होगी। और अगर आप ऐसे समझना चाहें, फ्लक्स एक अमाउंट ऑफ समथिंग जो आप गैदर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग फ्लक्स बोल सकते हैं। इन सिंपल लेमन टर्म, मतलब फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है, जो चीज आप गैदर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के अबाउट अक्रॉस पर यूनिट टाइम। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझ लीजिए, जैसे देखिए, अगर आप ये एरिया लेते हैं और अगर इसको आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, सपोज कीजिए, और एरिया अगर यूनिट एरिया है, तो आपको मतलब 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर पावर मिलेगी। मतलब एक सेकेंड में आपको 1367 जूल मिलेगी इन 1 मीटर। लेकिन अगर आप इसको स्लांटेड रखते हैं तो आपको 684 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी पर सेकेंड, और वो भी 1 मीटर के एरिया के लिए। तो आई होप कि कुछ आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आप इस एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी,
और अगर थोड़ा स्लांटिंग वे में रखेंगे तो सन से आने वाली एनर्जी आपकी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपका सरफेस एरिया इंक्लाइन टू द फ्लो ऑफ सन्स एनर्जी है। तो आप देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ सन की एनर्जी को हम लोग सनलाइट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आप अगर अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, लास्ट टाइम बताया था, देखिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड माना कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फ्लो हो रही है किसी एरिया के अक्रॉस। अब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? वो इस परपेंडिकुलर एरिया के अबाउट जो इफेक्ट होगा वही आपका फ्लक्स होगा। मतलब कहने का इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और आपको बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए करते हैं तो वो आपका अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे ये देखिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये सरफेस कह लीजिए या एरिया वेक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इससे शो करते हैं और कहीं कहीं पे फाई से भी शो किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आप किसी से शो करें, डजेंट मैटर। तो आप देखिए यहाँ अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो ई डॉट एस इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब देखिए आप यहाँ पे ई इज मैग्नीट्यूड्स, एस इज द एरिया ऑफ द सरफेस और थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे अगर देखिए वापस आते हैं इसमें, तो आप इसमें देखिए फ्लक्स आपका क्या फाई से डिनोटेड है और ये वेक्टर नहीं स्टूडेंट, अगर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है या आप कहते हैं स्केलर वैल्यू आती है ई इंटू ए कॉस थीटा, और ई यहाँ पे आपका क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एरिया, ना कि डायरेक्शन। ये आपकी एरिया की जो वेक्टर एरिया होता है तो ये ए मैग्नीट्यूड शो करता है और ये डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। तो इसलिए ई डॉट ए हमेशा होता है ई ए कॉस थीटा। तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है? ई इंटू ए कॉस थीटा। मतलब ए कॉस थीटा मतलब वो एरिया का प्रोजेक्शन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग ई कॉस ए कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा आपका ये वाला पोर्शन जो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो स्टूडेंट अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल टर्म में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक बार और थोड़ा सा लाइटली समझा दे रहे हैं। तो देखिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप बटरफ्लाई नेट लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया रिवर में बकेट वाला कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो इसको आप लोग स्टूडेंट अपने आप पढ़ के समझ लीजिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और क्लियर होगा। अब स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ ये बेसिकली अब ये आपके लिए कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से आपको लर्न करना है डेफिनेशन और इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में यूजफुल रोल प्ले करेगा। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, और इससे पहले की चीज़ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और आप ये सोचिए अंडरस्टैंडिंग से बच जाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। चलिए अब बात करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन सरफेस। आपको बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ, मतलब किसी पॉइंट में नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में। और आपने अभी डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड
स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे, लेकिन किसी पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या आप कह सकते हैं चार्ज का जो इफेक्ट होगा या जो स्ट्रेंथ फील करेगा टेस्ट चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ये कह सकते हैं सिंपल टर्म में इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं थ्रू अ गिवन सरफेस, ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो। कैन नॉट फ्लो मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा है वो फ्लो के टर्म में समझा है, लेकिन आप एक तरीके से बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से पास हो रही है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वही एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी टोटल एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, या आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, उस टोटल फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब देखिए, अब यहाँ पे आप इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज कॉजिंग द फील्ड। फिर से समझाना चाहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पे नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, या आप ये कह सकते हैं टोटल इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, या किसी चार्ज के वजह से किसी पॉइंट के बजाय किसी पर्टिकुलर एरिया में लगने वाली टोटल फोर्स की बात करें अगर, ये किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है पॉइंट के लिए डिफाइंड है। अगर अलग अलग पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या आप कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स किसी अदर चार्ज में लगने वाला, उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। और आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक चार्ज सच एज सिंगल इलेक्ट्रॉन इन स्पेस हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग इट इन पिक्टोरियल फॉर्म। मतलब जो चार्ज होता है उसके अराउंड जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, मतलब चार्ज अपने अराउंड हर पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा या फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा किसी टेस्ट चार्ज। पिक्टोरियल फॉर्म में आपने देख रखा है पहले, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डॉट से शो करते थे और चार्ज रेडिएट करता था लाइंस ऑफ फ्लक्स, मतलब लाइंस ऑफ फ्लक्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। और उन्हीं फील्ड लाइंस को अब हम लोग बोल सकते हैं गॉस लाइन, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग लाइंस ऑफ फ्लक्स भी बोलते हैं, और उन्हीं को जब हम लोग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे होते हैं तो उन्हीं को गॉस लाइंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस वाली लाइन से ये कहने मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन या पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास होती है उसको पिक्चर फॉर्म में जब हम शो करते हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो डॉट से शो कर रहे थे या चार्ज जो लाइंस रेडिएट कर रहे थे उनको हम लोग लाइंस ऑफ फ्लक्स बोल सकते हैं या फिर गॉस लाइन बोल सकते हैं। और उनकी डेंसिटी या क्लोजनेस ऑफ लाइन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मतलब डेंसिटी जितनी लाइंस क्लोजर होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, विच कुड ऑल्सो बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जितनी होंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी रीजन पे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।